हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। आइसोमेरिज्म चल रही है हमारी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम आ गए हैं आपके बच्चों कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पर। ठीक है ना, जो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है आपने पढ़ाई है कि ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है। जब हमने पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है आपकी, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, दो, फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और सेकंड हमने पढ़ा था कंफर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है ना, तो और कंफर्मेशनल आइसोमर्स अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट स्टीरियो आइसोमर्स का। तो ये भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, लेकिन ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि इनको हम रूम टेम्परेचर पर आपके आइसोलेट नहीं कर सकते। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना, हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कभी भी हमें कैलकुलेट करने होंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही इंक्लूड करा करते हैं। ठीक है ना, उन दोनों का सम क्या कहलाता है, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाता है। अब देखो, ये जो कंफर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, इनको हम एक दूसरी लैंग्वेज में बच्चों क्या बोलते हैं, इनको रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, रोटेशनल, ठीक है ना, रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं इनको। ठीक, कहीं ना कहीं आपको पता लग गया नाम से ही कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, रोटेशनल होगा, रोटेशन होगा अबाउट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो कंफर्मेशन आइसोमर्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन तो किताबों में आप आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है ना, हमारा मेन काम क्या होगा कि कंफर्मेशन आइसोमर्स के जो क्वेश्चन है या किस प्रकार से कंफर्मर्स आपके बनेंगे। ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा बच्चों, उसमें पूछेगा बताओ इसमें से इसका सबसे स्टेबल कंफर्मर कौन सा होगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, या एनर्जी का ऑर्डर बताइए, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं लास्ट के कुछ सालों की, 4-5 साल से कोई भी जेई में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे एडवांस में क्वेश्चन आ जाए आपका बच्चों। ठीक है ना, और नीट का भी एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ बच्चों कि ये जो आपकी कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म है, इसको किस प्रकार के मॉलिक्यूल हमारे दिया करते हैं। ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे एल्केन में। तो कहाँ पढ़ेंगे इसको, एल्केन में। तो एक तो एल्केन के कंफर्मर पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, और सेकंड हम पढ़ेंगे इसको बच्चों कहाँ पढ़ेंगे, साइक्लो एल्केन में। साइक्लो एल्केन की भी अगर मैं बात करूँ तो इसको साइक्लोहेक्सेन में पढ़ेंगे बस हम। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में पढ़ेंगे और कुछ साइक्लोहेक्सेन के क्या होंगे, सब्स्टिट्यूटेड होंगे। ठीक है ना, तो उसी में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखो कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि दो एडजेसेंट एटम, ठीक है ना, वो कार्बन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो दो एडजेसेंट कार्बन हो और उनके बीच में क्या हो बच्चों, आपका सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है ना, तो इसके लिए ज़रूरी कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए, दो एटम के बीच में, दो कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप लगे होंगे, मालूम है यहाँ पे एक्स लगा दूँ, यहाँ पे वाई लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पे एच लगा देता हूँ, यहाँ पे एच लगा देता हूँ, और यहाँ भी एच लगा देता हूँ, यहाँ एच लगा देता हूँ। तो कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है ना, अब ये जो कार्बन है, ठीक है ना, अगर इस कार्बन को मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, तो इसमें रोटेशन, तो इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा। इस कार्बन को क्या करूँगा, इस कार्बन के अबाउट अगर इस कार्बन को, ठीक है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या करूँ मैं, रोटेट करूँ, ये इस कार्बन को मैं इस कार्बन के अलोंग क्या करूँ, रोटेट करूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं रोटेट करूँगा तो रोटेट करने से क्या होगा, जो ग्रुप और एटम है ना, तो उनका स्पेस में क्या होगा, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये रोटेशन करना पड़ेगा, मैं एक कार्बन को या इस कार्बन को रोटेट कर दूं या इसको रोटेट कर दूं। तो रोटेट करने से एंगल पे 60 डिग्री पे या 120 पे या 180 डिग्री पर आप किसी भी एंगल पे इस कार्बन को रोटेट करते जाइए, और रोटेट करने पर क्या होगा, आपको एक डिफरेंट, पहले से डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा। उसी को क्या बोलोगे आप, कंफर्मर्स बोलोगे।
ठीक है ना। आप एक मॉलिक्यूल से कितने कंफर्मर बना सकते हो, इन्फिनाइट बना सकते हो, अनंत। देखो एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप 30 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, आप 32 पे रोटेट कर सकते हो, आप 10 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, बस जीरो से लेकर कहीं तक भी रोटेट करते चले जाइए, ठीक है ना। तो बहुत सारे कंफर्मर आपको मिलेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो रोटेशन होगा वो फिक्स होगा, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। हमें हर एंगल पर रोटेट नहीं करना है इस कार्बन को, इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 60 डिग्री पर रोटेट करना है, ठीक है ना, और 60 डिग्री पे करना है, 120 पे करना है, 180 पे रोटेट करना है, तो कुछ फिक्स एंगल हैं उन्हीं पर रोटेट करना है, ठीक है ना। तो हम कंफर्मेशन पढ़ेंगे किस में, एल्केन में और साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, कंफर्मेशन आइसोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बच्चों, जिसमें क्या होता है बोलो, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसमें अगर हम रोटेशन कर दें, इस कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, अगर हम इसमें रोटेशन कर दें, तो रोटेशन करने से हमें स्पेस में ये जो ग्रुप और एटम लगे हुए हैं ना, इनमें क्या होगा, इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम इस कंफर्मेशन आइसोमर्स। तो अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो क्या डेफिनेशन है हमारी कंफर्मेशन आइसोमर्स की, कि डिफरेंट अरेंजमेंट, क्या बच्चों, different arrangement of atoms in a molecule which can be rotate which can be obtained भाई स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनते हैं, इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर आप रोटेशन करोगे तो स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ऑब्टेन्ड ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये होगी डेफिनेशन, सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कंफर्मर्स, ठीक है ना। अब क्योंकि रोटेशन, देखो जो कंफर्मर जो बनेंगे ना, वो इस रोटेशन के द्वारा ही बनेंगे, रोटेशन पे, ठीक है ना। तो रोटेशन करने के बाद में हमें जो है डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसी फिनोमेना को, और जो हमें नए मॉलिक्यूल मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, कंफर्मर बोलेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन से आप समझ गए होगे, देखो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल विच कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड कंफर्मर्स। तो कंफर्मर्स क्या होते हैं बच्चों, कंफर्मर्स वो होते हैं किसी मॉलिक्यूल में अगर हम सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर दें तो हमें डिफरेंट ग्रुप और एटम का अरेंजमेंट मिलेगा स्पेस में। जब इसको रोटेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। अब वो किस तरह से होगी, कंफर्मर्स आप कैसे बनाओगे, मैं आपको ये सब चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो बच्चों, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में या कंफर्मर बनाने के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, बोलो, हमारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो चलो ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल है ना बढ़िया सा, चलिए एक जनरल एग्जांपल से हम इसको शो करते हैं किस प्रकार से कंफर्मर बनाएंगे। देखिए मान लो मैंने एक ये कार्बन ले लिया बच्चों और एक कार्बन मैंने ये ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वाई ग्रुप लगा लिया है, ये देखिए, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब एक्स वाई ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा लिया मैंने, एच लगा दिया है, यहाँ पे एच लगा दिया है, और यहाँ भी एच है मेरा, और यहाँ भी क्या है मेरा, एच है, ठीक है ना। ये मेरा जो है आपका, यहाँ इसको इस तरह से कर लेते हैं। चलिए देखिए अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इससे कैसे कंफर्मर बनाऊंगा। मेरा एक मॉलिक्यूल क्या है बोलो, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन है, इसको मैं फर्स्ट कार्बन मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हमें किसी भी मॉलिक्यूल में 1-2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी और उनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए।
मैंने एक जनरल एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ H हो सकता है, यहाँ C2H5 हो सकता है, यहाँ OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी कंडीशन क्या है कि दो कार्बन के बिटवीन क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कार्बन को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये इसको 1 मान लूँ, ये इसको 2 मान लूँ, ठीक है ना। तो हम मुझे सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों हैं। अब ये जो C1 कार्बन है, ठीक है ना, इस C1 कार्बन को मैं बोलूँगा फ्रंट कार्बन। क्या बोलूँगा मैं इसे? फ्रंट कार्बन बोलूँगा। जो भी आप फर्स्ट कार्बन मान लोगे उसको फ्रंट कार्बन। और ये जो बच्चों मेरा C2 कार्बन है ना, इसको मैं क्या मानूंगा बच्चों, इसको मानूंगा मैं बैक कार्बन, पीछे वाला, है ना, रेयर कार्बन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, बात आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके कंफर्मर बनाने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल को किस में लिखना पड़ेगा बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है ना। जो कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो हम किस में पढ़ेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए आपको पता ही है, एक 2 कार्बन होते हैं, C1 C2, C1 को क्या कहते हैं बोलो, फ्रंट कार्बन कहते हैं, C2 क्या कहते हैं, बैक कार्बन। देखो जो फ्रंट कार्बन होता है उसको न्यूमैन में हम डॉट के द्वारा इंडिकेट करा करते हैं और उस पर 3 बॉन्ड लगाया करते हैं वाई जैसी शेप में, ऐसे 3 बॉन्ड हो गए आपके इस तरह से। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो ऊपर को, और या वाई को आप ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, आप ये जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन को आप दिखा सकते हो एक सर्किल के द्वारा। C2 कार्बन को हम किसके द्वारा दिखाएंगे, एक सर्किल के द्वारा हम इसका सिंबल लगाएंगे। इस पे भी हम क्या लगाएंगे बोलो, इस पे भी 3 बॉन्ड लगाते हैं इस प्रकार से, ये भी वाई जैसी आकृति होगी। अब इसको आप नीचे को भी लगा सकते हो और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये वाला इस तरह से। क्लियर होगी बात? आप इसको कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो जो फ्रंट कार्बन का सिंबल हो गया डॉट, और जो आपका बैक कार्बन है उसका सिंबल हो गया आपका क्या हो गया, सर्किल। अब हमेशा इसमें आप ये ध्यान रखना बच्चों, क्या ध्यान रखना आपको, कि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो 120 डिग्री होता है। क्या होता है, यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल है बोलो, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये भी कितने का है 120 का, ये भी 120 का है, ठीक है ना। तो ये सब एंगल कितने के, 120 डिग्री के हैं, ठीक है। अब इसको न्यूमैन में आप किस प्रकार से शो करोगे बच्चों, देखिए जो C1 कार्बन है सबसे पहले आप उसको लीजिए। जो C1 कार्बन क्या है आपका बोलो, डॉट है, और आप इसको वाई ऊपर को भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से बना लीजिए। ये बना लिया आपने वाई, ठीक है ना, वाई आपने इस तरह से बना लिया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ठीक है ना, अब इसका एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा, ये हो गया आपका C1 क्या होगा, फ्रंट कार्बन, ठीक है ना, डॉट के द्वारा। अब इस पर देखिए 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में देखिए क्या क्या लगाओगे, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, एक पे क्या है, X है, तो आप यहाँ पे 2 पे H लगा दीजिए, ठीक है ना, और एक पे क्या लगा दिए बच्चों, यहाँ पे X लगा दीजिए। ये होगा फ्रंट कार्बन का सिंबल, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे किसका बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे किसका, अब C2 कार्बन को देखिए, न्यूमैन में दिखाने के लिए आपने क्या करा, फ्रंट कार्बन लिख लिया, उसके बाद में C2 क्या है, बैक कार्बन है, बैक कार्बन को किससे दिखाया आपने, सर्किल से, तो इसके ऊपर आप सर्किल लगा दीजिए, ये वाला, ये लगा दीजिए, ठीक है ना। इस वाले वाई के ऊपर इस वाले वाई को रख दीजिए, बिल्कुल सेम ठाक, इस वाले वाई के ऊपर इस वाले वाई को उठा के रख दिए, इस वाले को या इसको रख दीजिए, ठीक है ना। देखो आप या तो ये वाले वाई को नीचे को लगा दीजिए, ठीक है ना, आपको दोनों वाई एक जैसे चिपकाने हैं बिल्कुल, तो इस वाले वाई को उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए। तो इस पे भी कितने बॉन्ड थे बोलो, इस पे भी कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड है ना, तो ये वाला वाई इसके ऊपर चिपक जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो पीछे है, देखो ये तो फ्रंट है, ये तो आगे की तरफ, पर ये क्या है, इसके पीछे है, सर्किल वाला क्या है, इसके पीछे है। तो इस पे जो लगे हुए जो बॉन्ड हैं ये वाले, ये इस वाले H के, रेड वाले के नीचे आ जाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकली क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे बच्चों, ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे H को। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई एंगल है, कोई डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप इस तरह से दिखा सकते हो, ये रहा होगा, ये क्या होगा आपका, वाई होगा, ये वाई हो गया। क्लियर होगी बात?
अब फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है रेड वाला, और ग्रीन वाला क्या है, बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन के बॉन्ड और बैक कार्बन के जो बॉन्ड है, ये इनके बीच में जो एंगल है ना बच्चों, ये जो एंगल होता है, ठीक है ना, इसी एंगल को हम कहा करते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं इसको, बोलो यहाँ पे, डाईहेड्रल एंगल कहा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये जो डाईहेड्रल एंगल है आपका थीटा, यहाँ पे ये कितनी डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देख लीजिए कंफर्मेशन क्या है। अब ये न्यूमैन में आपने कर दिया, ठीक है ना, न्यूमैन में कर दिया, और आपने यहाँ पे लिखा कि ये डाईहेड्रल एंगल जो है ये आपका 0 डिग्री है इसमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, या तो एक कार्बन को आप फिक्स कर दीजिए, या तो फ्रंट कार्बन को फिक्स कर दो, या फिर आप बैक कार्बन को फिक्स कर दो, एक को रोटेट करो, और रोटेट करने के बाद में आपको डिफरेंट क्या मिलेंगे, कंफर्मर मिलेंगे बच्चों। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। वैसे तो रोटेशन आप किसी भी एंगल पे कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट रोटेशन करोगे हमेशा वो कितने डिग्री पे करोगे, आप बोलो 60 डिग्री पे करोगे, 60 डिग्री पे फर्स्ट रोटेशन करोगे आप, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करिए, जो आपका ये सर्किल वाला है इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना, या बीच वाले को घुमा दीजिए, किसी को भी घुमा दीजिए आप, ठीक है ना। आप एक काम करो, जो फ्रंट है उसको फिक्स कर दो, जो सर्किल है ना इसको स्टीयरिंग की तरह इसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। या आप फ्रंट को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना, और आप इसको क्या नाम है बैक को फिक्स कर दीजिए या फ्रंट को घुमा दीजिए, ठीक है ना, अपनी इच्छा है। चलिए देखिए करें, चलिए मान लो मैं फ्रंट को घुमाता हूँ, ठीक है, और इस सर्किल को क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, बोलो, ये हो गया सर्किल। तो सर्किल पे कहाँ थे ये, बोलो, ये तो हमारे से क्या रहेंगे, बोलो, हमने क्या किया है, हाँ ठीक है, चलो, तो देखो ये तो यहीं रहेगा इसका H, और इसका H भी कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा बच्चों, और इसका जो Y है ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। और बच्चों सर्किल वाले का, अब ये आपने क्या करा, ये जो फ्रंट कार्बन है बीच वाले 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। देखो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 120 का। तो जब 60 पे रोटेट करोगे तो ये वाला जो रेड वाला H है ये कहाँ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा ना। तो इस तरह से बनेगा फिर ये वाला, देखो ये बीच में ये वाला, इसका H एक आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, और एक आ जाएगा आपका कहाँ पर आएगा, ये Y आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो H है ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये बन जाएगा जिस तरह से। अब इन सभी के बीच में कितने का एंगल है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री पे जो आपका कंफर्मर मिला, ठीक है ना, वो ये है। यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल जो है आपका, देखोगे ध्यान से, इन दोनों H के बीच में, देखो इन दोनों H के बीच में कितना आ गया है बच्चों, ये एंगल आ गया है, डाईहेड्रल एंगल आ गया है कितने का, 60 डिग्री का आ गया बच्चों। कितने का आ गया ये, 60 डिग्री का, ठीक है ना। चलिए ये तो ये रोटेट, ये सॉरी एक्स है ना बच्चों, ये एक्स है, ये तो वाई यहीं रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब इसमें 60 डिग्री का फिर रोटेशन करिए, और जब तक रोटेट करते रहिए जब तक कि सेम कंफर्मर आपको ना मिल जाए, ठीक है ना। तो जब आप 60 पे करोगे तो आप देखेंगे कि ये वाला तो क्या रहेगा आपका, बोलो, ये तो आपका क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये रहेगा, ये तो फिक्स है आपका। यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, और यहाँ क्या आ गया आपका, Y आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये आपने जो बीच वाला है बच्चों, इसको क्या किया है, रोटेट किया है फिर 60 पे। तो अब देखिए कहाँ होगा, 60 का मतलब क्या है, ये इसके नीचे फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60 का मतलब है कि कहाँ जाएगा वो, बोलो, इसी के नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा H, यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा H,
ठीक है ना। और बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा, ये x तो यहाँ सॉरी ये आपका x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। x कहाँ जाएगा, ये वाला x यहाँ जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला h यहाँ जाएगा, देखोगे ना ये आ गया इस तरह से, ठीक है ना। तो एक ये बन जाएगा। अब क्या ये देखिए ये आपको एक जैसे दिखाई दे रहे, नहीं, यहाँ पे देखो एच एच है, एच एच है, एक्स वाई है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये पहले वाले से अलग है क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल था बच्चों, यहाँ पे कितने का है 60 डिग्री का एंगल है, तो ये पहले वाले से डिफरेंट है, ठीक है। देखो रोटेशन से क्या हो रहा है, रोटेशन से हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है, कंफर्मर मिल रहा है, ठीक है ना। तो रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से हमें क्या होता है, स्पेस में डिफरेंट जो है कंफर्मर मिलते हैं। और ये भी आपका देखो पहले वाले से अलग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे फिर थीटा कितना हो गया बोलो, फिर थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, क्या हो गया 0 डिग्री। तो डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे फिर क्या हो गया 0 हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। और भी रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री पे फिर रोटेशन करेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा 60 डिग्री पे रोटेशन करने से देखो आपको क्या मिलेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाला जो आपका सर्किल वाला था ये तो बच्चों आपका क्या था बोलो, फिक्स है, क्या ये आपका फिक्स है, तो इसको ऐसे ही बना दीजिए। यहाँ पे h आएगा बच्चों, यहाँ पे h आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा आपका y आएगा। क्लियर होगी बात। अब देखिए आप बच्चों क्या नाम है, यहाँ पे देखेंगे आप इसमें, अब जो आपका फ्रंट कार्बन है, ठीक है ना, उसी का रोटेशन होगा ना, इसका फिर रोटेशन करेंगे। अब यहाँ पे 0 है, फिर कहाँ जाएगा ये वाला x, यहाँ पे बीच में आ जाएगा देखो, क्योंकि y के बीच में कितने का एंगल है बोलो 120 का है, तो x यहाँ पे बीच में आ जाएगा 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे आएगा आपका देखो x, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ये आपका x, आपका बच्चों ये आ गया, ठीक है ना। x यहाँ जाएगा और आपका जो है बच्चों ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ये आ जाएगा h यहाँ पर आ जाएगा और बच्चों ये आ जाएगा h आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए अब ये मान लो मैंने जो एक्स वाई माने थे ना, ये दो बल्कि ग्रुप में बच्चों, ये क्या बल्कि ग्रुप, अब ये दोनों एक्स वाई के बीच में अब कितने का एंगल आ गया है, देखो टोटल एंगल देखें तो 180 डिग्री का आ गया है। कितने डिग्री का, डायहेड्रल एंगल कितने का हो गया आपका, थीटा बराबर आपकी बार 180 का हो गया, ठीक है ना। तो देखो 0 डिग्री पे क्या है, यहाँ पे क्या है बोलो 0 डिग्री पे, एक तो 0 डिग्री है बिल्कुल इनिशियल में, ठीक है ना, डायहेड्रल एंगल, फिर क्या है 60 डिग्री है, फिर 0 हो गया है, फिर कितना हो गया ये बोलो, टोटल की अगर बात करें तो 180 डिग्री हो गया है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए तो टोटल रोटेशन कितना हो गया बोलो 180 हो गया, 60 60 60 60, ठीक है ना। तो कई बार क्या हो सकता है वो आपसे क्या पूछेगा, कोई मॉलिक्यूल देगा इस प्रकार से, उसको पहले आपको न्यूमेन में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार से एक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे हमेशा, ठीक है ना। और वो कहता है अगर आपसे कि बताइए 120 डिग्री पर कौन सी फॉर्म बनेगी उसकी, 4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा आपको न्यूमेन में, तो आपको 120 पे डायरेक्ट रोटेशन नहीं करना, फर्स्ट रोटेशन कितने पे करना है आपको बच्चों 60 डिग्री पे करना है, फिर आगे 60 डिग्री पे करने के बाद में फिर अगेन आपको क्या करना है 60 डिग्री पे, तो 60 कितने हो गए आपके बोलो 120 हो गया। अगर वो कहता है कि किसी मॉलिक्यूल के 180 डिग्री पर रोटेशन करने के बाद में बताइए कौन सा कंफर्मर बनेगा, तो आप 60 करिए, फिर 60 करिए और फिर 60 करिए, फिर आपको बनेगा, तो कभी भी गलती नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये देखिए एक्स और वाई के बीच में 180 डिग्री का है, तो थीटा के बेस पे ये जो आपका एंगल बताया डाईहेड्रल एंगल, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में जो ये जो एंगल है बच्चों, ठीक है ना, इसी को डायहेड्रल एंगल बोला करते हैं। तो इसी एंगल के बेसिस पर हम इन ये जो कंफर्मर बने हैं बच्चों, इनका नाम रखेंगे। ये एक जनरल फार्मूला लिया मैंने अभी, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल से हमेशा इतने ही कंफर्मर बनेंगे, हो सकता है 2 बने, ठीक है ना।
या 3 बने किसी से, ठीक है ना, लेकिन मैंने एक जनरल फार्मूला लेके आपको बता दिया कि इतने डिग्री पर आपको रोटेशन करना है, मैक्सिमम 180 है ये, ठीक है ना। तो आपको अब इनके कंफर्मर के बच्चों नाम याद करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखो, अगर कभी भी थीटा की वैल्यू आपकी होती है कितनी बच्चों, 0 डिग्री होती है, यानी कि जब भी डाईहेड्रल एंगल आपका 0 होगा, ठीक है ना, तो उस कंफर्मर का जो हम नाम रखेंगे ना बच्चों, उस कंफर्मर का जो हम नाम रखेंगे, ठीक है ना, अगर मान लीजिए नोट में आप याद रखेंगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, कि अगर डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू मतलब थीटा हमारा अगर 0 डिग्री होता है तो उस कंफर्मर का हम नाम रखेंगे बच्चों एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। उस कंफर्मर का नाम क्या होगा बच्चों, एक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एक्लिप्स कंफर्मर बोलते हैं इसको, या एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और अगर मान लो डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी होती है, 60 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। तो ये जो 60 डिग्री वाला होता है ना, तो इसमें क्या होगा, देखो 60 डिग्री वाले में आपने देखा है कि जो बॉन्ड हैं वो क्या हो गए हैं, जो एटम और ग्रुप है ना वो क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, ठीक है ना। तो दूर दूर हो गए हैं, फैल गए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड, क्या कहते हैं बच्चों इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मर, क्या कहते हैं इसको, या फॉर्म कह दीजिए कंफर्मर, ठीक है ना। क्लियर बात होगी। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, 0 डिग्री एंड 0 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में अगर आप देखो जो स्टैंडर्ड रोटेशन है एंगल का वो क्या है, 60 डिग्री है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, या फिर 120 डिग्री है, या फिर 180 डिग्री है, लेकिन इसके बीच में भी तो डिग्री होती है ना। तो 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जितने भी आपके कंफर्मर बनेंगे, ठीक है ना, उन कंफर्मर को हम बोलते हैं स्कीव, क्या बोलते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखो इसको, उन्हें बोलते हैं हम स्कीव कंफर्मर, ठीक है ना, क्या बोला करते हैं उनको हम, स्कीव कंफर्मर्स बोला करते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है ना, तो एक्लिप्स हो गया, स्टैगर्ड हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर होगी बात, चलिए। और अगर मान लो 2 बल की ग्रुप हैं, क्या बच्चों, 2 बल की ग्रुप है, जैसे मैंने एक्स और वाई माने थे, 2 बल की ग्रुप, जैसे क्या माने थे मैंने, एक्स एंड वाई माने थे, दोनों के दोनों, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बिटवीन जो है डाईहेड्रल एंगल, 2 बल की ग्रुप के बीच में अगर डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, क्या है बोलो, 180 डिग्री है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोला करते हैं हम बच्चों एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्टैगर्ड बोला करते हैं, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म बोला करते हैं इसको, ठीक है ना। इसको स्टैगर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कह देते हैं हमको, इसको गोच स्टैगर्ड भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसको, गोच स्टैगर्ड भी कह देते हैं, 60 डिग्री वाले, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इसको गोच स्टैगर्ड भी कह देते हैं। क्लियर होगी बात, चलिए। तो हमारे पास अब कंफर्मर क्या क्या निकल के आए बच्चों, अगर इन कंफर्मर की बात करें तो हमारे पास एक निकल के आया एक्लिप्स, क्या निकल के आया, एक्लिप्स, याद रखेंगे 0 डिग्री पे। दूसरा हमारे पास निकल के आया गोच, क्या निकल के आया, गोच। तीसरा हमारे पास निकल के आया बच्चों, क्या बोलो, तीसरा हमारे पास निकल के आया आपका एक्लिप्स, स्टैगर्ड, गोच, और एक निकल के आया हमारे पास गोच स्टैगर्ड भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना, हाँ। एक हो गया हमारे पास एंटी स्टैगर्ड, तो इनको हम याद रखेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दिया 60 और 0 के बीच में जितने बनेंगे उनको स्कीव बोलेंगे। अब इनकी बच्चों अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, क्या बात करूं मैं, इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो हमेशा जो एंटी स्टैगर्ड है, जो एंटी स्टैगर्ड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंफर्मर होता है। क्यों होता है एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा
बोलो, क्योंकि इसमें दोनों जो बल्कि ग्रुप हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं 180 डिग्री पे, ठीक है ना। और ऐसे केस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, स्टेरिक रिपल्शन वगैरह जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, हमें ध्यान रखना। इसके बाद में कौन होता है बच्चों, गोच होता है। और सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है आपकी एक्लिप्स। ये 3 मेन कंफर्मर हुआ करते हैं एक्लिप्स फॉर्म। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर हमेशा काम नहीं करेगा, कुछ इसके एक्सेप्शन भी होंगे जिसमें गोच स्टैगर्ड क्या होगी आपकी एंटी वाले से ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना। तो गोच एंटी स्टैगर्ड का मतलब समझते हैं, देखो एंटी स्टैगर्ड ये वाला है, जब दो बल की ग्रुप क्या हो, दो बल की ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो। देखो दो बल की ग्रुप हैं ये बच्चों, तो दो बल की ग्रुप अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो क्या होगा बोलो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना। क्या होगा बोलो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और जब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर होगी ना बात, होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये फ्रंट कार्बन का बॉन्ड है, ये बैक कार्बन का बॉन्ड है। अब बॉन्ड पेयर के बीच में भी तो रिपल्शन होता है ना, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहा करते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोला करते हैं इसको, बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा एक प्रकार से, तो इसे बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं एटम है, इनके बीच में भी रिपल्शन होता है, इसे बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस या वान डेर वाल्स रिपल्शन। तो ग्रुप जितने पास पास होंगे उतने रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये यहाँ क्या हो गए, दूर दूर हो गए, यहाँ और भी ज़्यादा दूर हो गए, तो यहाँ पे एंटी स्टैगर्ड में क्या होता है, रिपल्शन कम हुआ करता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसे ध्यान रखेंगे, कितने कंफर्मर हो गए, एक्लिप्स, गोच, एंटी स्टैगर्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एंटी स्टैगर्ड, ठीक है ना। जब दोनों बल के ग्रुप के बीच में कितने का एंगल होगा बोलो, 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, किसमें बच्चों, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं एल्केन में, ठीक है ना। चलिए देखिए, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, देखिए कंफर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन के कितने कंफर्मर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इथेन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, देखो बच्चों क्या होता है भाई, इथेन का फॉर्मूला होता है CH3 बच्चों और CH3। क्लियर बात होगी। हमें क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए 1 2, और उनके बीच में क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। एक इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। मैंने बताया था C1 को क्या मानेंगे आप, फ्रंट कार्बन मानेंगे, ठीक है ना। और C2 को क्या मानेंगे आप बोलो, बैक कार्बन मानेंगे BC। फ्रंट कार्बन का सिंबल मैंने आपको बताया था, क्या था, ये डॉट। क्या होता है, डॉट। और इस पर क्या लगाएंगे आप, 3 बॉन्ड लगाएंगे इस प्रकार से। जो बैक कार्बन होता है उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, सर्किल होता है, ठीक है ना। उस पर भी 3 बॉन्ड इसी प्रकार से लगे होंगे, वाई यहाँ पे लगा होगा, ठीक है ना। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, कैसी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 120 डिग्री का, ठीक है ना। अब इसको न्यूमैन में लिखिए। न्यूमैन में आप जानते हैं एक फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है। देखिए बनाइए बच्चों, ये मैंने बनाया आपका फ्रंट कार्बन। आप फ्रंट कार्बन को रोटेट कर सकते हो, बैक कार्बन को रोटेट कर सकते हो, कोई से को रोटेट, क्लॉकवाइज में कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये होगा फ्रंट कार्बन आपका। अब फ्रंट कार्बन पे देखिए आप बच्चों, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को इस प्रकार से लगा देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आप, अब इसके ऊपर रख दीजिए किसको बोलो, बैक कार्बन को। बैक कार्बन का मतलब पीछे वाला है ये, ठीक है ना। चलिए, आप देखेंगे अब यहाँ पे चलिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं बच्चों, और आप कैसे रख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ले लिए, वाई उल्टा ले लो, कैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप H यहाँ पे लगा लेंगे, एक H यहाँ लगा लेंगे, एक H आप यहाँ लगा, अपनी इच्छा है।
ये ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी y आप ले लीजिए, ठीक है ना। आपने क्या करा, इसको उल्टा ले लिया, इस तरह से भी ले सकते हैं ना, ये ले लिया आपने, ये ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसको आपने यहाँ पे रखा, इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, तो देखो क्या होगा, इसका बॉन्ड कहाँ आएगा बोलो भाई, इसका बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा बच्चों, एक H कहाँ जाएगा बोलो, यहाँ आ जाएगा, एक H कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब देखो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल जो है आपका, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी एक्लिप्स फॉर्म। क्या होगी ये होगी एक्लिप्स फॉर्म। देखो हम थोड़ा सा गैप तो दिखाते हैं, ठीक है ना। क्यों दिखाते हैं, बिल्कुल नीचे तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑन द पेपर आप बना रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ये जस्ट इसके पीछे है, ये मान के चलिए। सर्किल वाले क्या है, क्योंकि बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये एक दूसरे को क्या कर रखे हैं, बिल्कुल ओवरलैप हो रही है, ठीक है ना, ढक रखा है एक दूसरे को। ये वाला H इसके नीचे है, ठीक है ना। चलिए अब थीटा की वैल्यू, डाईहेड्रल एंगल जो है, डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो बॉन्ड है उसके बीच में जो एंगल है आपका, ठीक है ना, उससे क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है ना। अब देखो ये जो एटम होते हैं, ठीक है ना, ये जो एटम होते हैं इनके बीच में क्या होगा, एक रिपल्शन होगा एटम के बीच में, उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, वान डर वाल्स रिपल्शन, ठीक है ना, या स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये जो बॉन्ड हैं आपके, ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर, इनके बीच में जो आपका रिपल्शन होता है, यानी कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इनके बीच में जो रिपल्शन होता है ना, ठीक है ना, उस रिपल्शन को हम बोला करते हैं यहाँ पे, उस रिपल्शन को बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, या टॉर्शनल रिपल्शन कहा करते हैं। और जो ग्रुप के बीच में जो होता है, ठीक है ना, ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होता है एटम के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस बोला करते हैं, ठीक है ना। तो जितना कम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, जितना वान डर वाल्स स्ट्रेन या वान डर वाल्स क्या नाम है आपका, रिपल्शन फोर्स जो है आपका कम होगा, उतना ही क्या होगा, मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखो ये पास है, तो इनके बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन भी ज़्यादा है और वान डर वाल्स रिपल्शन भी क्या है आपका, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब वान डर वाल्स रिपल्शन ज़्यादा होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों। क्या बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी। और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये सबसे कम स्टेबल हुआ करता है। अब देखिए, अब रोटेशन करिए इसमें 60 डिग्री पर करिए, 60 डिग्री पर रोटेशन करिए, ठीक है ना। तो 60 डिग्री पर अगर आप रोटेशन करोगे तो आप एक को फिक्स कर दो, किसी को भी आप एक को क्या करो, फिक्स कर दो किसी को भी, ठीक है ना। मान लो आपने किसको फिक्स कर दिया, मान लो आपने जो है बच्चों, हम मान लेते हैं इसको, हाँ, मान लो हमने आपका जो है फिक्स कर दिया है आपका ये वाला, ये हमारा फिक्स है, और हम फ्रंट कार्बन को रोटेट करना चाहते हैं। तो हमारा ये तो क्या है आपका, यहाँ ही आएगा, देखो H एक यहाँ पे है बच्चों, और एक H मेरा यहाँ पर है, और एक H मेरा यहाँ पे है, ये होगा भाई। सर्किल वाला तो हमारा क्या है, फिक्स है। और ये जो हमारा आपका है फ्रंट कार्बन है, इसको 60 पे रोटेट करा, तो जैसे ही आप इसको 60 पे रोटेट करोगे बच्चों, तो 60 डिग्री पे रोटेट करने से क्या होगा, 60 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होगा, देखो आपका बच्चों, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 120 का। तो बीच में क्या आएगा बोलो, 60 डिग्री आएगा। बीच में क्या आएगा आपका, 60 डिग्री आएगा। तो ये वाला जो है 60 डिग्री पे यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और बच्चों ये यहाँ आएगा H, ये वाला H यहाँ जाएगा, 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 और ये वाला कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ये आ रहा जी भाई। इस Y के बीच, ये Y जो है पूरा, इसके बीच में कितने का एंगल है, 120। तो अब ये कितने का होगा, 60 पे करेंगे तो बीच में ही आएगा ना, ये बनेगा जी। अब डाईहेड्रल यानी कि थीटा की वैल्यू जो है कितनी है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री वाले को क्या बोला था हमने, स्टैगर्ड। क्या बोला था बोलो, स्टैगर्ड, या गोच स्टैगर्ड भी कह देते हैं इसको, ये बन गया स्टैगर्ड।
ये एक्लिप्स बन गया, ये क्या बन गया, स्टैगर्ड बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो भी कम हो गया है और जो आपका वान डेर वाल्स स्ट्रेन है वो भी कम हो गया है, क्योंकि ग्रुप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये बढ़ गई है बच्चों। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ही स्टेबिलिटी जो होगी आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। और देख लीजिए जब तक रोटेशन करते रहिए जब तक आपको सेम ना मिल जाए। अगर 60 डिग्री पर फिर रोटेशन करना चाहते हैं आप, ठीक है ना, 60 डिग्री पर फिर रोटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। तो ये तो हमारा क्या रहेगा, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, यहाँ बना देता हूँ 60 डिग्री पे। तो देखेंगे आप हमारा ये बैक कार्बन तो हमारा बच्चों फिक्स रहेगा, तो बैक कार्बन हमारा फिक्स रहेगा, तो इसको ऐसे ही बना देंगे हम, बैक कार्बन को हम ऐसे ही बना देंगे। देखो H आ गया। और ये जो हमारा फ्रंट कार्बन था इसको हमने रोटेट करा, फ्रंट कार्बन को हमने फिर रोटेट कर दिया इस वाले को। तो जैसे ही हम रोटेट करेंगे फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये देखेंगे आप इस प्रकार से, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जी, ये आ गया, ये इसके नीचे आ जाएगा फिर। तो थीटा जो है फिर आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना, थीटा क्या हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है ना। फिर आप 60 डिग्री पर रोटेट करोगे तो इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला, ये हमारा क्या था बच्चों, फर्स्ट था कंफर्मर, ये हमारा सेकंड था और ये हमारा क्या हो गया, बोलो थर्ड हो गया। तो जब तक रोटेट करते रहिए जब तक रिपीट ना हो जाए। तो थर्ड वाले को देखो और फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट और थर्ड जो हैं आपके आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब अब आगे रोटेशन नहीं कर सकते 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री से कम पे तो कर सकते हैं, 30 पे कर सकते हैं, 25 पे कर सकते हैं, 25.5 पे कर सकते हो, किसी भी डिग्री पे आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 60 है, 120 है, 180 है, ठीक है ना। तो आगे क्योंकि सेम आ गया, जब भी आप स्टॉप कर दोगे रोटेशन करना जब आपको सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाए। तो थर्ड आपका फर्स्ट के जैसा है बच्चों, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो सेम होने की वजह से क्या हो गया, इसको अब हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एथेन के कितने कंफर्मर हो गए। अगर मैं एथेन के कंफर्मर की बात करूं, क्वेश्चन आता है आपका, तो एथेन के हमारे पास केवल 2 कंफर्मर हो गए। कितने कंफर्मर हो गए बच्चों, 2 कंफर्मर्स हो गए, ठीक है ना। एक कंफर्मर हो गया हमारा एक्लिप्स, क्या हो गया, एक्लिप्स, ठीक है ना। एक का नाम क्या हो गया, एक्लिप्स, और दूसरे का नाम हो गया हमारा स्टैगर्ड, क्या हो गया, स्टैगर्ड, ठीक है ना। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें दोनों की बच्चों, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट वाले से, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होती है एक्लिप्स में, एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर कभी एनर्जी का ऑर्डर आता है बच्चों तो एनर्जी आपकी फर्स्ट की ज़्यादा होगी सेकंड की कंपैरिजन में, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा होती है जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो एथेन के कंफर्मर कितने हो गए आपके, मेनली 2 हो गए, लेकिन कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एक तीसरा कंफर्मर होता है जिसको हम बोलते हैं स्कीव, क्या बोलते हैं इसको, स्कीव कंफर्मर भी बोलते हैं। तो स्कीव कंफर्मर क्या होता है, जो 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में अगर कोई रोटेशन करने पे कंफर्मर मिलता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्कीव कंफर्मर। तो अगर कभी तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा, स्कीव भी दे रखा हो एथेन के केस में, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, स्टैगर्ड, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे स्टैगर्ड, उसके बाद में आएगा स्कीव और उसके बाद में आएगा फिर एक्लिप्स। ये होगा हमारा ऑर्डर एथेन के कंफर्मर का, ठीक है ना। मेनली स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम देखते हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के बेसिस पर जो हमें ऑब्टेन होते हैं तो वो केवल 2 ही होते हैं, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। स्टेबल कौन सा ज़्यादा होता है, स्टैगर्ड। लेकिन अगर कभी आ जाए, क्योंकि एक रोटेशन और हो सकता है 0 से 60 के बीच में, तो उसको स्कीव कहते हैं। तो फिर स्कीव को कहाँ रखोगे आप बच्चों, आप स्कीव को रखोगे स्टैगर्ड के बीच में, ठीक है ना। तो ये कंफर्मर है, आपसे पूछेगा बने हुए कि एथेन का कौन सा कंफर्मर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कितने बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये एथेन के लिए है, ठीक है ना। चलिए एथेन के बाद में हम देखते हैं बच्चों किसका, प्रोपेन के लिए, किसका देखते हैं, प्रोपेन। चलिए कंफर्मर्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है ना। देखिए प्रोपेन के कंफर्मर पढ़ने से पहले मैं जो है आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम,
ऑफ एथेन कंफर्मर, एथेन कंफर्मर, ठीक है ना। जो एथेन के कंफर्मर बनाए ना आपने, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताता हूँ। देखो एथेन के कितने कंफर्मर बनाए थे आपने, 2, एक एक्लिप्स और एक आपका स्टैगर्ड, ठीक है ना। तो हमेशा जब रोटेशन करते रहोगे एथेन में, आप सिस्टी का करते करते चले जाओगे, तो हमेशा यही 2 कंफर्मर आपको हमेशा मिलेंगे, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ रोटेशन एंगल, यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, रोटेशन एंगल, ये होगा मेरा रोटेशन एंगल, ठीक है ना। कितने डिग्री से है ये, 0 डिग्री से ले लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे फिर कितने का हो गया आपका, 120 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितने का हो गया, फिर आपका 180 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से आपका आगे चलते रहेंगे, 60 में जोड़ते चले जाइए, ठीक है ना। और ये होगी ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी आपकी, ये पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है ना। एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, बोलो, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए एनर्जी कभी कभी क्या पूछता है क्वेश्चन बच्चों नीट में, अगर मैं नीट की बात करूं, ठीक है ना, तो नीट की बात करूं या जेईई एडवांस की बात करूं, कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे कि जो एथेन के जो कंफर्मर हैं, ठीक है ना, जो एथेन के कंफर्मर हैं, ठीक है ना, जो एथेन के कंफर्मर्स हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं बोलो उसमें, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। एक तो आपका कौन सा है, एक्लिप्स है, क्लियर होगी ना बात, और दूसरा कौन सा आपका स्टैगर्ड है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है बोलो, स्टैगर्ड है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इसकी हाई एनर्जी है, इसकी कम है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का जो आपका डिफरेंस है वो कितना होता है, जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है एथेन में बच्चों, वो कितना होता है, ठीक है ना। वो आप याद रखेंगे बच्चों, 12 किलो कैलोरी, किलो जूल पर मोल होता है। ये याद रखना आप, इसको कई बार पूछ लेता है। और पता है इस एनर्जी को एक्लिप्स और स्टैगर्ड जो कंफर्मर हैं, ठीक है ना, देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो एनर्जी का जो गैप है, ठीक है ना, जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, उस इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, टॉर्शनल एनर्जी। भाई इसमें रिपल्शन ज़्यादा था, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह, टॉर्शनल स्ट्रेन वगैरह ज़्यादा था, तो ज़्यादा है तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो कितनी एनर्जी होती है, तो आप लगभग बुक में अगर आप देखोगे 12 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप याद कर लो, ठीक है ना, कि एथेन के लिए टॉर्शनल एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, टॉर्शनल एनर्जी कितनी होती है, 12 किलो जूल पर मोल होती है। और अगर आप मोल पर किलो कैलोरी में लेना चाहते हो तो 3 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है ना। और किलो जूल में लेना चाहते हो तो 12 किलो जूल पर मोल होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप बना सकते हो, देखो इसमें क्या, एथेन के लिए आप बना सकते हो, यहाँ पे ये बना सकते हो, मान लो ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्लिप्स, ठीक है ना। और यहाँ से चले आप इस तरह से, और यहाँ से फिर ये मान लो आप 60 डिग्री पे रोटेशन करा तो यहाँ आए, फिर आप यहाँ चले, फिर यहाँ पे आए, फिर ये इस तरह का ग्राफ आपको बच्चों प्राप्त होता है इसमें, ठीक है ना। ये 60 डिग्री पे क्या, ये थोड़ा सा इधर को यहाँ पे 60 पे, ये फिर इस पे आगे है, ठीक है ना। देखो 60 पे क्या मिला आपको, स्टैगर्ड, फिर आपको क्या मिला, एक्लिप्स, फिर क्या मिला आपको, स्टैगर्ड, फिर क्या मिला आपको, आगे 60 का करा स्टैगर्ड एक्लिप्स, फिर आपने 60 पे करा स्टैगर्ड, फिर क्या मिला आपको 60 पे एक्लिप्स। तो ऊपर वाले जितने भी हैं ये क्या है, आपके एक्लिप्स हैं। तो आप देख रहे हो एक्लिप्स की जो है एनर्जी क्या है, हाई है, और जो इतने भी स्टैगर्ड वाले हैं आपके, उनकी एनर्जी क्या है, आपकी कम है। वो नीचे वाले क्या है, ये सब क्या है, आपके स्टैगर्ड है, क्या ये स्टैगर्ड। तो इस प्रकार का इस प्रकार का ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसको देखना। तो स्टैगर्ड जितने भी एक्लिप्स वाले हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं एथेन के लिए, और जितने भी स्टैगर्ड वाले हैं वो भी सेम पोजीशन पे हैं, एक पे, यानी कि सारे एक्लिप्स वालों की सेम एनर्जी है, सारे स्टैगर्ड वालों की सेम एनर्जी है,
ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो, कभी कभी आपको ये याद रखना पड़ेगा, कभी पूछ लेता है कि किस मॉलिक्यूल के कंफर्मर जो होते हैं वो आपके डीजनरेट होते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टैगर्ड जो होते हैं एथेन वाले, ठीक है ना, वो सारे स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे स्टैगर्ड कंफर्मर जो होते हैं आपको क्या कहलाते हैं, ये डीजनरेट कंफर्मर कहलाते हैं, इन्हें बोलते हैं डीजनरेट स्टैगर्ड कंफर्मर, ठीक है ना। ऐसा एथेन में होता है क्योंकि सबकी एनर्जी देखो बराबर है, ठीक है ना। 60 पे रोटेशन करोगे क्या मिलेगा आपको, स्टैगर्ड। फिर 60 पे रोटेशन करोगे क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या मिलेगा, एक्लिप्स। फिर 60 पे करोगे फिर क्या मिलेगा, स्टैगर्ड। तो ये एक एनर्जी का डायग्राम मिलता है, सारे एक्लिप्स की एनर्जी सेम है, स्टैगर्ड की भी सेम है। तो इसलिए एथेन के जितने भी स्टैगर्ड कंफर्मर होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, इसको याद रखना, एनर्जी क्योंकि सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एथेन के कंफर्मर बच्चों। अब हम बनाते हैं प्रोपेन के, ठीक है ना। किसके बनाते हैं, प्रोपेन के। देखिए कंफर्मर्स ऑफ प्रोपेन, बस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने पे ही आपको नए नए जो है कंफर्मर मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। प्रोपेन के कंफर्मर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोपेन के जो कंफर्मर है बच्चों, ठीक है ना, प्रोपेन के जो कंफर्मर हैं, देखिए एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो CH3 और CH2 और CH3, ये हमारा प्रोपेन का आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 कार्बन चाहिए एडजेसेंट जिनके बीच में सिग्मा बॉन्ड हो। आप 1 2 इसको मान लो, आप 1 2 इसको मान लो, आप 1 2 इसको मान लो, किसी को मान लो। आपने 1 इसको माना, 2 इसको माना, क्लियर बात होगी, क्लियर है। 1 2 कार्बन मानने के बाद में आप क्या करेंगे बच्चों, 1 2 कार्बन मानने के बाद में इसको न्यूमैन में लिखिए आप, ठीक है ना। जो C1 है वो क्या हो गया आपका, फ्रंट कार्बन हो गया। तो फ्रंट कार्बन का मतलब हो गया आपका ये, इस तरह से मानिए, ये हो गया Y, ठीक है ना। और C2 क्या हो गया आपका, बैक कार्बन हो गया। बैक कार्बन का मतलब सर्किल, और यहाँ भी Y बनाना है आपको, इस प्रकार से ये बन गया जी, क्लियर है। और न्यूमैन में प्रोजेक्शन बनाइए। सबसे पहले फ्रंट कार्बन लिया आपने, और फ्रंट कार्बन लिया तो फ्रंट कार्बन पे इस तरह से बनेगा ये वाला, ठीक है ना। तो फ्रंट कार्बन पे आप देखेंगे, फ्रंट कार्बन ये है आपका, और इस पे देखिए 3 बॉन्ड कौन कौन से हैं, तीनों H हैं। तो लगा दीजिए यहाँ पे H और यहाँ पे लगाया आपने H, क्लियर है, बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इस पे आप बैक कार्बन को रखिए, ये रख दिया आपने बैक कार्बन, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो बैक कार्बन पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसके नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है कितनी है, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री है। चलिए अब देखिए, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बोलो, एक्लिप्स हो गया। क्या हो गया, एक्लिप्स फॉर्म होगी ये, ठीक है ना, एक्लिप्स फॉर्म होगी। चलिए रोटेशन करिए, 60 डिग्री पर ही फर्स्ट रोटेशन आपको करना है। क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो, दोनों वाई को नीचे को ले लो, दोनों वाई को ऊपर को ले लो, एक वाई को ऊपर को ले लो, एक नीचे को ले लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से कर लो, हमेशा उतने ही कंफर्मर आपको बच्चों मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए 60 डिग्री पे जैसे ही आप रोटेशन करोगे तो क्या बता रखा है आपको, जो आपका बैक कार्बन है उसको तो ऐसे ही रखिए, बिल्कुल सेम फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब इसको फिक्स कर दिया तो क्या हुआ, देखो, नहीं बच्चों एक प्रॉब्लम होगी ना, क्या होगी बोलो, देखो फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, लगा दिया, लेकिन जो बैक कार्बन है उस पर 2 तो हाइड्रोजन है, लेकिन एक क्या है, मिथाइल भी तो है, एक क्या है आपका, मिथाइल है। तो जो बैक कार्बन है आपका ये वाला, तो इस पर ये दोनों हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा पता, यहाँ पे CH3 आएगा आपके बारे, क्या आएगा यहाँ पे, CH3 आएगा, मिथाइल ग्रुप, ये भी तो आएगा ना। चलिए तो करिए भाई, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा आपका, CH3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्लियर होगी। ये होगा कौन सा आपका, बैक कार्बन। जो फ्रंट कार्बन को आपने 60 डिग्री पे रोटेट किया है, ऐसे 60 डिग्री पर रोटेट किया है, तो देखो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120। तो 120 के बीच में जो है यानी कि 60 डिग्री यहाँ बैठेगा आपका, और ये बैठेगा, इस प्रकार से बनाना सीख लीजिए बढ़िया तरीके से। ये बनाने भी आने चाहिए, रोटेशन करना आना चाहिए,
एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का कौन सा स्टेबल कंफर्मर है, कौन सा बनेगा, कितने बनेंगे, तो ये बना के देखने पड़ेंगे। अब देखिए ये तो आ गया यहाँ पे, और ये जो है आपका पहुँच गया यहाँ पे, और ये जो है H आपका पहुँच गया आपका कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये वाला H कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक H आ गया आपका, कहाँ गया आपका, यहाँ गया, ये आ गया ना। तो एक H तो यहाँ गया, क्लियर है। एक H, ये वाला H आपका यहाँ जाएगा, और ये जो H है आपका ये वाला, ये आपका यहाँ जाएगा। चलिए बन गया जी आपका। देखो थीटा कितना हो गया है, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम क्या होगा अभी देखेंगे। चलिए और घुमाइए जब तक रिपीट ना हो। 60 डिग्री पे फिर रोटेशन करो। तो 60 डिग्री पे अगर रोटेशन करोगे तो बैक वाला तो फिक्स है हमारा, इसको ऐसे ही रहने दो। CH3 को यहीं रखिए, बहुत बढ़िया। ये दोनों H यहीं आ जाएंगे आपके, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन। अब ये फ्रंट कार्बन को जो है आपने क्या किया है, फ्रंट कार्बन को आपने क्या किया है बच्चों, रोटेट किया है। फ्रंट कार्बन को क्या किया है, रोटेट। तो जैसे ही ये 60 डिग्री पे रोटेट करा है तो ये फिर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फिर इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए भाई कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी इस तरीके। H यहाँ गया, और ये वाला CH3 कहाँ जाएगा आपकी बार बच्चों, ये वाला CH3 आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो H है, नहीं सॉरी CH3 नहीं, H है ना, तो H, और भाई ये वाला H आ जाएगा यहाँ पे। भाई ये वाला H इसके नीचे, ये वाला H इसके नीचे, और ये वाला इसके नीचे, यही तो होगा ना। ये H है, तो ये CH3 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा फिर 0 डिग्री हो गया। देखो क्या रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया भाई। कैसे, CH3H, CH3H, HH, HH। तो इसका मतलब ये वाला फर्स्ट और ये वाला थर्ड दोनों सेम है। फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारे, आइडेंटिकल। जब भी आप आगे रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रोक देना आपको, ठीक है ना। जब भी आपका कोई सेम मिल जाए तो रोटेशन रोक दीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका भी क्या होगा, स्टैगर्ड होगा। 60 डिग्री पे क्या बताया था, स्टैगर्ड, ठीक है ना। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सेकंड है, तो स्टैगर्ड सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगा। तो प्रोपेन के भी कितने कंफर्मर होते हैं, 2। एथेन के भी कितने कंफर्मर होते हैं, 2। सेम स्टेबिलिटी, सेम बिल्कुल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एथेन के केस में जो एक्लिप्स फॉर्म है और जो स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, जो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म है, उन दोनों के बीच में जो टॉर्शनल एनर्जी है, क्या है, जो टॉर्शनल एनर्जी है, ठीक है ना, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 14 किलो जूल पर मोल। और किलो कैलोरी की बात करो तो 3.33 हो गया है। अब एनर्जी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि देखो एथेन के केस में सभी जगह क्या थे, हाइड्रोजन थे। तो हाइड्रोजन छोटा एटम होता है बच्चों, तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, तो एनर्जी कम होगी उसके पास में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आने की वजह से क्या होगा, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है। हाइड्रोजन के बीच में 4 किलो जूल होती है, तो यहाँ भी 4 किलो जूल होगी, यहाँ 4 किलो जूल होगी, और यहाँ थोड़ी सी क्या होगी आपकी बच्चों, बढ़ गई है, ठीक है ना। क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ टॉर्शनल जो वान डेर वाल्स स्ट्रेन है, या जिसको आप स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई है। तो स्ट्रेन अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यही ध्यान रखना। इसलिए तो अब आपके पास में आपको याद होना चाहिए कि एथेन की टॉर्शनल एनर्जी कितनी थी, 12 किलो जूल पर मोल, और प्रोपेन की कितनी होती है आपकी, 14 किलो जूल पर मोल। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है। इसके भी जितने स्टैगर्ड
कंफर्मर होते हैं वो भी डीजनरेट होते हैं, जितने एक्लिप्स होते हैं वो भी डीजनरेट कंफर्मर्स होते हैं, क्योंकि सभी स्टैगर्ड की एनर्जी सेम होती है, एक्लिप्स की भी एनर्जी बिल्कुल क्या होती है, सेम ही होती है, और एनर्जी का डायग्राम भी बिल्कुल सेम ही बनेगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के कंफर्मर्स बना सकते हो। ठीक है ना, चलिए इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से देखेंगे। कंफर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन के कंफर्मर्स देखिए आप। ठीक है भाई, ब्यूटेन का एन ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है, चलिए CH3 और CH2 और CH2 और यहाँ पर आ गया हमारा CH3, दैट इज़ एन ब्यूटेन। ठीक है जी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके कंफर्मर बताने कितने बनेंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए हमें कंफर्मर बनाने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, फ्रंट कार्बन लेना पड़ेगा, बैक कार्बन लेना पड़ेगा, एक को 1 मानेंगे, एक को 2 मानेंगे। अब देखिए मैं इसको 1 2 मान सकता हूँ, इसको 1 2 मान सकता हूँ, इसको 1 2 मान सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जब भी कोई सिमेट्रिकल एल्केन होगी ना तो हमेशा ऐसे लीजिए 1 और 2, सिमेट्री की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सिमेट्री की वजह से क्या करा मैंने, इसको 1 2 मान लिया, और इसको भी 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए, तो 1 कार्बन जो है उसको अब हम क्या करेंगे, डॉट, और उस पर क्या लगाएंगे हम, देखो अगर हम कंफर्मेशन की बात करें किसकी, अब ब्यूटेन के कंफर्मर की बात करते हैं, तो ब्यूटेन के कंफर्मर के लिए हम क्या लेंगे, वाई लेंगे इस प्रकार से, ये होगा भाई। तो देखिए 1 कार्बन ये होगा हमारा फ्रंट कार्बन, ठीक है ना 1। अब इस पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो दोनों हाइड्रोजन को हम यहाँ लगाएंगे और CH3 को हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप कहोगे सर हम तो CH3 यहाँ लगा दें, एक H यहाँ लगा दें, लगा दो, लेकिन क्या होगा, रिपल्शन की वजह से इसको हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर क्या आएगा, 2 वाला कार्बन, 2 क्या है, बैक कार्बन, बैक कार्बन क्या था आपका बच्चों, सर्किल था, क्या था, सर्किल। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी क्या है, देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 है, बिल्कुल यही बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक आएगा आपका, एक आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से CH3, क्या आएगा यहाँ पे, देखो CH3 आएगा, और एक आएगा इस तरह से यहाँ पे H आएंगे इनके, ये आएगा जी। अब क्योंकि डाईहेड्रल एंगल जो है क्या है, ध्यान से देखेंगे इसके कंफर्मर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब 60 डिग्री पर फर्स्ट रोटेशन करिए, कितने कंफर्मर बनते हैं इसके, करते हैं, तो हमारा कौन सा रहेगा फिक्स, हमारा आपका कौन सा फिक्स रहेगा, किसी को भी रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब की बार एक काम करो, आप फ्रंट को क्या कर दो, फ्रंट को आप एक काम कर दो, फिक्स कर दो, लो फ्रंट को फिक्स कर दो, उसको घुमा लो, कोई दिक्कत कोई है, किसी को भी कोई नियम नहीं है, एक ही पकड़ के चलोगे आप। लो CH3 को और फ्रंट को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और अब की बार रोटेशन हमने क्या करा है, स्टेयरिंग को घुमा दिया, अब की बार इसको सर्किल वाले को इसको घुमा दिया 60 डिग्री पे। तो देखो जैसे 60 डिग्री पे घुमाओगे तो ये वाला H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके बीच में ये आ गया H, क्लियर है। ये वाला CH3 कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वाला H कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, देखते रहना बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब आप फिर 60 डिग्री पर रोटेट करिए। तो फ्रंट तो आपका क्या है, फिक्स है, फ्रंट आपका फिक्स है, ये देखिए, और सर्किल को आपने घुमा दिया है 60 डिग्री पे। तो जैसे ही सर्किल को 60 डिग्री पे घुमाया तो ये फिर इसके नीचे, ये फिर इसके नीचे, और ये इसके नीचे, यानी कि थीटा की वैल्यू फिर 0 डिग्री हो जाएगी। देखते हैं, चलो तो H कहाँ गया है आपका, यहाँ पर, CH3 कहाँ गया है आपका, यहाँ पर, ये वाला H कहाँ गया है आपका, यहाँ पर।
थीटा 0 हो गया यार, थीटा 0 यहाँ पे भी था, थीटा 0 यहाँ पे भी है बच्चों, हैं, तो इसका मतलब एक्लिप्स है, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक्लिप्स में अब की बार अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे 2 HH हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, CH3H है, CH3H है, इसका मतलब एक्लिप्स भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, एक्लिप्स भी अलग अलग हैं। देखो अगर थीटा दो ग्रुप के बीच में थीटा की वैल्यू अगर 0 हो रही है और वो दोनों ग्रुप क्या हैं, एक जैसे हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। तो अगर एक जैसे के बीच में थीटा क्या हो, 0 हो, तो उसको पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक नया नाम आ गया, फुल्ली एक्लिप्स बोला करते हैं इसको। क्या बोला करते हैं, एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों एटम हैं, ग्रुप हैं, ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये एक जैसे हैं। तो ये क्या है, क्योंकि सारे दो अलग अलग हैं, दो क्या हैं, एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। तो देखो ये CH3H है, ये CH3H है, ये HH है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या है, ये फुल्ली एक्लिप्स नहीं है, तो इस प्रकार को बोलेंगे हम पार्शियल। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। जब दोनों एटम ग्रुप एक जैसे होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं, उनके बीच में थीटा 0 होता है, तो वहाँ पर जो होता है रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह जो होता है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है ठीक है ना। जब वो एक जैसे नहीं होते हैं, थीटा की वैल्यू जिनके बीच में 0 होती है, ठीक है ना, तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह थोड़ा सा कम होता है फुल्ली की कंपैरिजन में। तो ये पार्शियल एक्लिप्स है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है इसके कंपैरिजन में। तो पार्शियल एक्लिप्स वाला कंफर्मर फुल्ली वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए अगर अब करते हैं क्या, 60 डिग्री पर एक बार और रोटेशन मार दो इसका। चलो मार देते हैं भाई। तो फ्रंट वाला क्या है हमारा, सेम है, फ्रंट वाला हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए फ्रंट वाला हमारा सेम है, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए फ्रंट वाला सेम हो गया। अब हमने क्या किया है, सर्किल को घुमाना है हमें, है ना, सर्किल को घुमाना है 60 डिग्री पे। तो अब क्या होगा हमारा, ये CH3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, है ना, ये वाला CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और भाई ये वाला H पहुँच जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ पर, ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये बनेगा हमारा तो ये बन गया जी। तो आप देख रहे हो ये दोनों जो बल्कि ग्रुप हैं, ये वाले, ये दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अगर दो बल्कि ग्रुप फ्रंट और बैक कार्बन के दो बल्कि ग्रुप के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर हैं, तो बच्चों इसका नाम रखा जाता है एंटी स्टैगर्ड। क्या नाम रखा जाता है इसका, एंटी स्टैगर्ड। और ये दोनों बल्कि ग्रुप क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर एंगल मतलब कोई सा भी स्ट्रेन बहुत ना के बराबर ही होगा। एंगल स्ट्रेन तो खैर सभी कंफर्मर है ही नहीं, कम ना के बराबर ही है, ठीक है ना। कौन से स्ट्रेन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, टॉर्सनल स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वान डेर वाल्स स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जो बॉन्ड हैं वो काफ़ी दूर हैं और जो ग्रुप हैं बड़े बड़े वो भी काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है आपका, क्या होता है बच्चों, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है, बहुत कम एनर्जी होती है, 0 एनर्जी होती है, ठीक है ना। और इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे हाई होती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं आगे बनाऊंगा ना बच्चों तो रिपीट हो जाएगा, पक्की बात है, तो मैं बना नहीं रहा बिल्कुल। तो ब्यूटेन के कितने कंफर्मर होते हैं आप याद कर लीजिए, 4 कंफर्मर होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री वाले एक्लिप्स होते हैं, लेकिन इसमें एक्लिप्स 2 प्रकार के बने, फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स। और जो फ्रंट और बैक कार्बन के जो बल्कि ग्रुप हैं और उनके बीच 180 डिग्री है, वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्टैगर्ड बोला करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच में अब ये क्या बचा आपका, ये क्या है आपका, स्टैगर्ड है। इसको एक नया नाम दे देते हैं यहाँ पे, गोच स्टैगर्ड, या गोच भी कह देते हैं खाली।
60 डिग्री पे जो बना है ना, इसे गोच स्टैगर्ड भी कह देते हैं, खाली गोच भी कह देते हैं। तो ब्यूटेन में कितने कंफर्मर हो गए? 4 कंफर्मर हो गए, फुल्ली एक्लिप्स, गोच और पार्शियल एक्लिप्स, और जो 180 डिग्री पे बना है उसे बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, और इसको मैं लेता हूँ थर्ड मानता हूँ, और इसको लेता हूँ फोर्थ, तो इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों। उसके बाद में कौन होगा? सेकंड होगा गोच वाला। उसके बाद कौन होगा? थर्ड होगा। और बच्चों ये जो फर्स्ट होगा आपका फुल्ली एक्लिप्स वाला, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा नहीं होगी, सबसे कम होगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मैं इनकी एनर्जी का ऑर्डर निकालूं बच्चों, तो एनर्जी का ऑर्डर होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, और बच्चों ये होगा फोर्थ, ये होगा एनर्जी का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्या इसके भी जो स्टैगर्ड हैं, ठीक है ना, कि इसके जो स्टैगर्ड हैं, गोच स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड, क्या ये भी डीजनरेट होते हैं? नहीं, इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा। ठीक है ना, इनकी एनर्जी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टैगर्ड मिल रहे हैं, एक गोच स्टैगर्ड है, एक एंटी स्टैगर्ड है। ठीक है ना। चलिए, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों नोट में कि जब भी किसी कंफर्मर की बात करेंगे एल्केन में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात अगर हम करेंगे तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा होगा एंटी स्टैगर्ड। याद कर लो, रीज़न क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह जो है कम होता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में गोच, क्या होती है? गोच होती है। ठीक है। उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स होती है। ठीक है ना, ये आपका होता है। और ये क्या होता है आपका? फुल्ली एक्लिप्स होती है। इसका मतलब ये हुआ एक्लिप्स फॉर्म तो सबसे लास्ट में ही आएगी। ठीक है ना। बच्चों ऐसे भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास जहाँ पे गोच ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एंटी स्टैगर्ड। जनरली क्या होता है? जनरली यही वाला रूल होता है आपका बच्चों। ठीक है ना। लेकिन कुछ हम स्पेशल एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ पे गोच फॉर्म स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, आप सोच नहीं सकते, कि जहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म जो होती है वो आपकी स्टैगर्ड से क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो रीज़न क्या होता है एक्लिप्स फॉर्म का ज़्यादा स्टेबल होने का? उसका रीज़न होता है आपका डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह होता है। ठीक है ना। तो वो हमारे सिलेबस में, वो हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, हमें ये ज़रूर पढ़ना है कि किन केस में गोच वाली जो है आपकी हो जाती है, आपकी स्टैगर्ड से स्टेबल हो जाती है। ठीक है ना। कुछ केसों में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है। तो अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, सबसे लीस्ट स्टेबल ये। तो इन्हीं दोनों के बीच में एनर्जी का अगर डिफरेंस की बात करें तो एनर्जी का डिफरेंस आया करता है आपकी बार 19 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। जितने, अब देखो इसमें बड़े बड़े ग्रुप हो गए ना, इसमें 2 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप आ गए, तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है ना। चलिए, तो टॉर्सनल एनर्जी, तो अब आप याद करेंगे कि एथेन के केस में जो टॉर्सनल एनर्जी थी वो कितनी थी आपके पास में? बोलो कितनी थी? याद करो, 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। और अगर मैं प्रोपेन की बात करूं बच्चों, तो अगर प्रोपेन की टॉर्सनल एनर्जी की बात करूं तो वो लगभग 14 किलो जूल। जो नीट वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो इस एनर्जी को जरूर याद करें, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्यूटेन के लिए जो आपकी टॉर्सनल एनर्जी होती है वो होती है 19 किलो जूल पर मोल। इसको याद रखेंगे। एनर्जी क्यों बढ़ती जा रही है? एनर्जी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे कोई भी एल्केन होगी आपकी, उसके आप कंफर्मर बना सकते हो। बस यही ध्यान रखना, रोटेशन करने के बाद में जब भी कोई रिपीट हो जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर देना आपको। ठीक है ना। चलिए, तो कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में कुछ टर्म भी आई है, जैसे एक टॉर्सनल स्टेन आया है, एक स्टेरिक स्टेन आया है। तो टॉर्सनल स्टेन मैंने आपको बताया ही था। ठीक है ना। बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, उसे बोलते हैं टॉर्सनल स्टेन। स्टेरिक स्टेन क्या होता है? फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो एटम होते हैं ग्रुप, उनके बीच में लगने वाला वान डेर वाल्स, ठीक है ना, रिपल्शन। ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखो लास्ट में आ गए बिल्कुल। बच्चों अगर आप साइक्लोहेक्सेन में जब कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूं इसकी, देखिए तो यहाँ पे रोटेशन एंगल होगा आपका। ठीक है ना। तो इस तरह से आती है, देखो यहाँ पे
ये पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी। तो सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर कौन सी होगी, फुल्ली एक्लिप्स होगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी आपकी फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से आएगी ये यहाँ पे आएगी, और ये फिर आपकी यहाँ पे आएगी, फिर आपकी यहाँ पे आएगी, और फिर आपकी यहाँ पे आएगी। तो आप ये ग्राफ ऐसे ही बना दिया मैंने तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। ये आपकी क्या है बोलो, ये आपकी बोलो एक्लिप्स फॉर्म है। ये कौन सी है आपकी, स्टैगर्ड फॉर्म है गोच वाली। ये कौन सी है आपकी, एंटी स्टैगर्ड है, ठीक है ना। और ये आपकी एक्लिप्स है, फुल्ली एक्लिप्स। ये क्या है आपकी, फुल्ली एक्लिप्स है। ये क्या है आपकी, पार्शियल एक्लिप्स है। तो अब की बार आप देख रहे हो ना, तो एक्लिप्स की एनर्जी देखो सेम है, इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। जब आपने 60 डिग्री पर रोटेट करा तो गोच बनी, है ना, और फिर आपने 60 डिग्री पर रोटेट करा तो फिर एक्लिप्स बनी पार्शियल वाली। फिर आपने 60 डिग्री पे रोटेट करा तो ये बन गई फुल्ली वाली। इसी तरह से बनती जा रही है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, ये एंटी स्टैगर्ड है। क्या ये आपकी एंटी स्टैगर्ड है। तो एंटी स्टैगर्ड, और ये कौन सी आपकी, गोच स्टैगर्ड है। ये कौन सी आपकी, गोच स्टैगर्ड। तो अब की बार दोनों स्टैगर्ड की एनर्जी में डिफरेंस है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो अब की बार आप ये कह सकते हो कि ब्यूटेन के जितने भी कंफर्मर होते हैं वो डीजनरेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर होगी ना बात, तो ये आप याद रखो इसको, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट कंसेप्ट पे आ गए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन बच्चों क्या करें, अगर सभी चीज़ पढ़नी है आराम से तो देखो बड़ी तो होगी वीडियो, है ना। चलिए अब तक आपने ये पढ़ा कि बच्चों ध्यान रखना, अब तक आपने ये पढ़ा कि भाई हमेशा एंटी स्टैगर्ड क्या होगी, हमेशा क्या होगी आपकी, एंटी स्टैगर्ड वाली जो होगी, एंटी स्टैगर्ड होगी, एंटी स्टैगर्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में क्या होगी आपकी, गोच, पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है ना, और जी उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स। ये हमारा एक जनरल ऑर्डर होता है, ठीक है ना, एल्केन के कंफर्मर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एनर्जी का इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन बच्चों नोट में ध्यान रखेंगे, आप क्या नोट तो लिखवा ही दिए यहाँ पे, क्या कि कुछ स्पेशल केस में कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों कि कुछ केसों में आपकी गोच ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एंटी स्टैगर्ड से। वो कौन कौन से केस हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से केस हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन है, ये H H H H, मैंने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिया था, X, और यहाँ पे क्या लिया था, Y, ठीक है ना। देखो बच्चों मान लो मैं क्या करूं बच्चों, यहाँ पे X की जगह क्या लगा दूं, यहाँ पे OH लगा दूं। क्या लगा दूं, OH लगा दूं। ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये, और Y की जगह भी क्या लगा दूं, OH लगा दूं। तो अगर यहाँ पे 1,2 कार्बन के X और Y की जगह 2 OH आ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, गोच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ केसों में क्या होगा, आपका गोच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। कब होगी, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या ज़रूरी है बोलो, एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, और बाकी फ्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह कोई ऐसा एलिमेंट हो तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना, अट्रैक्शन हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं X की जगह तो OH ही रखता हूँ, ठीक है ना, X की जगह क्या रखता हूँ मैं बच्चों, OH ही रखता हूँ, और मैं Y की जगह यहाँ पे Y की जगह ये वाले ग्रुप लग देता हूँ, तो इन केसों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बच्चों क्या करना है, बनाना है। इन केसों में क्या करना है आपको बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करना है, बनाना है, ठीक है। जैसे Y की जगह अगर OH आ जाए, ठीक है ना, Y की जगह F आ जाए, NH2 आ जाए, Cl आ जाए, ठीक है ना, CHO आ जाए,
कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या आपका क्या आ जाए बच्चों, आपका एस्टर आ जाए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर Y की जगह इनमें से कोई भी आ जाए और X की जगह OH हो, तो फिर आप क्या बना लोगे बच्चों, बोलो क्या बना लोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लोगे। या NO2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी बन जाएगी। और ऐसे केस में क्या होगा, आपका गोच फॉर्म जो है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया ये कि CH2OH, और यहाँ पे लिया मैंने क्या बच्चों, यहाँ पे लिया मैंने CH2OH। आप जानते हैं इसका नाम, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, 1,2 क्या नाम है इसका, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं ना, 1,2 एथेन डाइओल बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल किसे कहते हैं, जब 1,2 पोजीशन पर दो एडजेसेंट पोजीशन पर दो OH ग्रुप लगे हों। तो देखिए इसका बताइए, इसका कौन सा कंफर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर हम इसकी बात करें, कोई हमसे पूछता है, ठीक है ना। तो देखते हैं बना के, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रंट कार्बन ये हो गया आपका, फ्रंट कार्बन क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना। और रोटेशन आप कैसे स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए करिए। देखिए मान लीजिए आपने ये लिया, यहाँ पे इस तरह से ये फ्रंट कार्बन है, तो यहाँ पे 2 H आपने लगा दिए और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, OH लगा दिया, ये होगा फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन की बात करिए, देखिए यहाँ पे बैक कार्बन ये आ गया। बैक कार्बन के लिए यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 OH है, ठीक है ना। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन तो आपके कहाँ गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ गया और 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ गया जी। थीटा कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो ठीक है, और 1 OH कहाँ गया आपका, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल नहीं है, थीटा ये बिल्कुल इसके नीचे है। अब इसमें रोटेशन करिए 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो 60 डिग्री का जब आप रोटेशन करोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा भाई। किसी भी कार्बन को आप फिक्स कर दो, मान लो आपने फ्रंट को फिक्स कर दिया, फ्रंट को फिक्स कर दिया है, तो क्या होगा, फ्रंट को फिक्स करने पे आपने इसको रोटेट किया 60 डिग्री पे, तो क्या होगा, OH आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। और जी H आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये वाला H आ जाएगा बच्चों, ये वाला H कहाँ गया, यहाँ पे, ये वाला, और ये वाला H आ जाएगा इसके नीचे, ये आ गया जी। देखिए थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अरे इसी को तो क्या बोलते हैं, गोच, क्या बोलते हैं, गोच, ठीक है नहीं। और आगे फिर 60 पे करोगे तो फिर वही वाला बन जाएगा एक्लिप्स, ठीक है ना। और फिर 60 पे करोगे तो ये दोनों OH कहाँ जाएंगे, एंटी पे आ जाएंगे, तो ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर इसको 60 पे करिए। अब देखिए गोच में देखिए हमेशा 1,2 पोजीशन पे, ये नीचे भी हो सकता है कहीं पे ऐसे इस तरह से, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और रोटेशन के ऊपर आप क्लॉकवाइज में कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए Y पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये गोच फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कौन सा बन गया है, इंट्रामोलिकुलर, कौन सा बन गया, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना, ये बन गया ऐसे। 60 डिग्री पर ही हमेशा बनेगा, कभी भी ध्यान रखना 180 पे नहीं बनेगा, 60 डिग्री। तो गोच फॉर्म इसमें ज़्यादा स्टेबल होगी एंटी वाले से, बाकी आप बनाए लोगे यही बनेंगे जैसा ब्यूटेन की बनाई थी ना, इसी प्रकार बनाते चले जाओगे। तो इस केस में जो इस मॉलिक्यूल की जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है, गोच है। तो ऐसे केस में जो ऑर्डर आएगा गोच, उसके बाद एंटी स्टैगर्ड आएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद में आपका वही आएगा पार्शियल एक्लिप्स आएगा, उसके बाद में आएगा फुल्ली एक्लिप्स आएगा। तो आप याद रखना, तो गोच भी स्टेबल हो सकती है कब, जब उसमें क्या हो आपका, बोलो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, लास्ट अब इस बिल्कुल ख़त्म हो लिया, बिल्कुल एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी आपको ये केस पता ही है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया F, क्या लगा दिया, F लगा दिया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसका भी गोच स्टेबल होगा। अगर CH2OH ले लूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लूँ CH2Cl,
तो आप देखेंगे इसकी भी गोच ज़्यादा स्टेबल होगी, ध्यान रखना, इसकी भी क्या होगी, गोच स्टेबल होगी। और कभी कभी क्यों होगी, ऐसा यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इस केस में भी आपकी एक गोच फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो CH2F भी मिल सकता है इस प्रकार से, CH2F ये भी मिल सकता है। और कभी कभी आपको CH2Cl ऐसे मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं। तो यहाँ भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से गोच फॉर्म जो है आपकी ज़्यादा ही स्टेबल होती है, ध्यान रखना इन केसों में भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब आगे जो हम पढ़ेंगे बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम साइक्लोहेक्सेन में कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, स्टेबिलिटी को याद रखिए, ठीक है ना। किन केसों में आपकी गोच ज़्यादा स्टेबल होती है, जब उसमें क्या होता है आपका बच्चों, क्या होता है, जब उसमें आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस केस में क्या हो जाती है आपकी बोलो, उस केस में आपकी गोच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखेंगे जी, ठीक है। चलिए जी, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।